बता देते हैं कि अमेरिका और ईरान युद्ध अब तीसरे हफ्ते में आ गया है, लेकिन ईरान एक कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। ट्रंप युद्ध के पहले दिन से ये दावा कर रहे हैं कि अगले 2 दिन या 3 दिन में ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन मामला तो लंबा खिंचता हुआ चला जा रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन हमले की ताकत खत्म हो चुकी है और अब वो सिर्फ 20% ही बचा हुआ है। ट्रंप ने दावा किया है कि अब सिर्फ ईरान की जवाबी हमले की कुछ ही ताकत बची हुई है। ट्रंप ये भी दावा कर रहे हैं कि पिछले दिनों अमेरिकी हमले में ईरान के ड्रोन प्रोडक्शन वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है और अब युद्ध सिर्फ कुछ दिन की बात रह गई है। यानी कि ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि युद्ध सिर्फ कुछ दिन का बचा हुआ है। दूसरी तरफ बात करते हैं, ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर युद्ध के इंटरनेशनल नियमों के उल्लंघन का आरोप भी लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगाया कि अमेरिका और ईरान उसके तेल डिपो पर निशाना साध रहे हैं, जो कि इंटरनेशनल कानूनों का खुला उल्लंघन है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि इस तरह से तेल के डिपो को निशाना बनाने से ईरान की जमीन में ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो जाएगा और ये ऐसा अपराध है जो आने वाली पीढ़ियों के खिलाफ अपराध है। अराक्ची ने यह भी कहा कि इजराइल और अमेरिका को इन हमलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो ऐसे में वार पलटवार का सिलसिला जारी है और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि तेल डिपो को निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल। तो देखिए जिस तरीके से हमले जारी हैं और ऐसे में विदेश मंत्री का ये कहना कि तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, ये अपने आप में चिंता की बात कही जा रही है। हालांकि अमेरिका का ये दावा है कि वो तेल के डिपो को निशाना नहीं बना रहा है, केवल धमकाने के लिए ये पूरे अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच विदेश मंत्री अराक्ची की तरफ से बयान सामने आया है कि इससे ग्राउंड वाटर पोल्यूटेड होगा और आने वाले समय में ये बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो हमारे साथ में ईवीएम पीके श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अब विदेश मंत्री अराक्ची की तरफ से कहा जा रहा है कि तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं अमेरिका इस बात से कंप्लीटली डिनाई कर रहा है। लेकिन ये चिंता का विषय तो है, जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं ईरान के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चिंता का विषय है। बिल्कुल सही है। अमेरिका ने ये कहा था कि वो ये हमला कर रहे हैं वहां के लोगों की मदद करने के लिए, लेकिन जिस तरह से तेल डिपो पर हमला हुआ था और बाद में एसिड रेन हुई थी और पूरे तेहरान में पूरी हवा जो है टॉक्सिक हो गई थी। अगरची जो काम कर रहे हैं, देखिए मैं श्रुतिका आपको बताऊं, वो अमेरिकन मीडिया से बहुत बातें कर रहे हैं। तो जो वहाँ की अमेरिकन ऑडियंस है उनको ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं ये किसी कानून के तहत नहीं है और ये गलत लड़ाई है। और ये मैसेज जा रहा है और ये ट्रंप को बहुत उद्वेलित कर रहा है, क्योंकि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को ध्यान में रख करके इस चीज को कर रहे थे। आज तक हमेशा ये हुआ है अमेरिका में, जिस भी प्रेसिडेंट ने अगर कोई लड़ाई शुरू की है उसकी अप्रूवल रेटिंग बढ़ी है। इस केस में अमेरिकन को ये नहीं पता चल रहा है कि आखिर हम किस लिए लड़ रहे हैं, इनकी अप्रूवल रेटिंग बहुत घट गई है। तो इन सबको ध्यान रखते हुए ट्रंप बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं कि मैं 2-3 दिन में इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन अब उनके ऊपर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। किसी लड़ाई को शुरू करना आसान होता है, लेकिन फुल एंड कंप्लीट सरेंडर जो मांग रहे हैं ईरान से, वो तो होने वाला नहीं है। ईरान के अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहेगा। और जहां तक सवाल है, आपने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि IRGC के 6000 लड़ाकू मारे गए, ये कुछ भी नहीं है। वो एक मोज़ैक डिफेंस सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि उनका जो कमांडर्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑर्डर्स होते हैं, उनके पास उनके अपने टारगेट्स होते हैं और वो टारगेट जब उनके पास होते हैं वो अपनी लड़ाई जारी रख सकते हैं अगर सेंट्रल कमांड नहीं भी है। इसीलिए आपने देखा जब शुरू में उनकी लीडरशिप खत्म कर दी, 1 और 2 लेवल दोनों मिला करके, उसके बाद भी वो रिस्पॉन्ड कर सके। और जहां तक सवाल है कि अब उन्होंने जो उनके ऑयल डिपोज पर हमला किया है, चाहे वो खर्ग आइलैंड में भी ऑयल डिपो पर हमला किया, कहा है कि हमने नहीं किया है, लेकिन वहां भी डैमेज हुआ है। उन सबको लेकर के उन्होंने एक लेजिटिमेसी दी है ईरान को कि वो डिसैलिनेशन प्लान को भी कर सकते हैं। केसम आइलैंड के डिसैलिनेशन प्लांट को पर हमला हुआ था। उन्होंने जो है लड़कियों के स्कूल पर हमला किया है, तो सिविलियन टारगेट्स को भी कर सकते हैं। और ये भी जो फ्यूल डंप्स वगैरह पे हमला कर रहे हैं, उससे लेजिटिमेसी उनके फ्यूल डंप्स करने में आती है। अब आप जरा ध्यान दीजिए, अगर कल खाड़ी देशों में
ये 3 चीजों पर हमला शुरू कर दिया जाए। उनके बैंकिंग सिस्टम पे, ईरान के बैंकिंग बैंक्स के ऊपर हमला हुआ है। तो खाड़ी देश में पानी भी नहीं है, डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अगर उनका फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक्सट्रैक्शन वाला है और स्टोरेज वाला है उस पर हमला हो जाए, जो बहुत बहुत इजी टारगेट्स होते हैं, और उसके बाद अगर उनके बाकी जो इस तरह के बिल्कुल सर, जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है उससे ईरान के आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हेरिटेज साइट्स पर भी यहाँ पर हमला किया गया है, उनको भी नुकसान पहुंचा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पर आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पुलिस ने अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में करीब 500 लोगों को गिरफ्तार किया है। ईरान पुलिस के कमांडर अहमद रेजा रादान ने इस गिरफ्तारी की पुष्टि की है। रादान ने अपने बयान में कहा कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें आधे लोग गंभीर अपराधों में शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मन को टारगेट की जानकारी दी और हमले की जगहों का वीडियो बनाकर भेजा था। ये गिरफ्तारी ईरान के अलग अलग प्रांतों से की गई है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अमेरिका को एक और बड़ा झटका लगा है। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप को सुरक्षा देने के लिए अपनी नेवी भेजने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि मित्र देश हॉर्मुज में मदद के लिए आगे आ रहे हैं और सब मिलकर निकलने वाले शिप को सुरक्षा देंगे, लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया और फिर जापान ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा है कि फिलहाल हॉर्मुज में नेवी भेजने का कोई भी प्लान नहीं है। साथ ही जापान के पीएम ने भी ये कहा है कि फिलहाल इस विवाद में घुसने का जापान का कोई भी मन नहीं है। जापानी पीएम ने कहा कि इस मामले में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। We're talking to countries about policing the streets because they are the ones, we don't get oil, very little, 1%, 2%. And China, as an example, gets about 90% of its oil from the Hormuz Strait. And nice to have other countries police that with us, and we'll help. We'll work militarily. As far as I'm concerned, we've essentially defeated. मेजर जनरल संजय मेस्टन सर के पास मैं आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था, अब अमेरिका ये भी दबाव बना रहा था कि नाटो देश भी सहयोग करें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा के लिए सेना भेजें, जो मित्र देश हैं, लेकिन जापान पीछे हट गया है, ऑस्ट्रेलिया पीछे हट गया है। तो ऐसे में ट्रंप की रणनीति आगे क्या रह सकती है? देखिए, ये जो अभी इसका आउटकम ये हो रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची ने एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हम हर देश हमसे बात कर रहा है और हम हर देश की शिप्स को छोड़ सकते हैं और छोड़ रहे हैं। आपने देखा कुछ कंट्रीज की छोड़ी है, शामिल भारत। इसका मतलब ये है कि अब इंडिविजुअल केसेस पे कंट्री वाइज ये डिस्कस होगा और जनरली जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची का स्टेटमेंट है वो बहुत क्लियर है कि हम अमेरिका के और इजराइल के कोई भी शिप्स और जो भी उनके साथ कंसर्न कंट्रीज हैं उनके शिप्स को नहीं जाने देंगे। इसका मतलब साफ मैसेज अराक्ची का ये है कि बाकी कंट्रीज हो, चाहे जापान हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो हमसे बात कर रहे हैं और हम उनकी केस टू केस बेसिस पे शिप्स निकाल देंगे। भारत की अभी 2 या 3 शिप्स ऑलरेडी निकल चुकी है, एक एलपीजी टैंकर भी निकल चुका है। इसका मतलब अगर सिर्फ फर्क किसके ऊपर आएगा, ईरान के ये अमेरिका के ऊपर और इजराइल के ऊपर। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए पहली बात तो वो सेल्फ सफिशिएंट है इसमें ऑयल और गैस में, पर हाँ उनकी जितनी भी अभी है उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम इसलिए नहीं लगती है क्योंकि देखिए थ्रू सऊदी अरेबिया जो लैंड उनका रूट है, वहां से एक रेड सी पे यानबू उनका बहुत बड़ा पोर्ट है, वहां से शिप जा रही है। दूसरा, इजराइल के लिए भी अभी क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया जीसीसी कंट्रीज थ्रू जॉर्डन और थ्रू सीरिया और फिर वहां सीरिया के पोर्ट से और लेबनान के पोर्ट से अभी शुरू हो गया है ये ट्रेड, दबा के हो गया। बिल्कुल सर, और ऐसे में ये बेहद ही मजबूत कदम कहेंगे जो ईरान की तरफ से उठाया गया है कि केस टू केस बेसिस पर इसे देखा जा रहा है और इसकी वजह से अमेरिका को ये मुंहतोड़ जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपनी मोनोपोली करना चाह रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने का और पूरी जानकारी साझा करने के लिए। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, दुबई ने ईरानी हमलों के डर से सभी हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से ईरान ने लगातार दुबई और उसके इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है और इसी डर की वजह से फिलहाल दुबई ने सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए यूएई ने कहा कि यह फैसला यात्रियों की सुरक्षा को लेकर किया गया है, साथ ही लोगों से एयरपोर्ट न जाने की भी अपील की गई है। इसके अलावा दुबई एयरपोर्ट ने अपने यहां पर आने वाली फ्लाइट्स को सुरक्षित इलाकों की तरफ डाइवर्ट भी कर दिया है, यानी कि एक तरीके से कहिए तो दुबई का एयरपोर्ट अब काम नहीं कर रहा है।
है रसोई गैस का लंबा इंतजार। क्या बुझ जाएगी पैनिक की आग? पिछले कई दिनों से देश के आम आदमी का एक ही सवाल था, क्योंकि खाली सिलेंडरों ने घर का चूल्हा तक ठंडा कर दिया था। लेकिन अब मायूस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हॉर्मुज की बाधाओं को मात देते हुए एलपीजी का बड़ा स्टॉक भारत पहुंच रहा है। 2 जहाज जो गुजरात के लिए रवाना हुए थे, उनमें से एक आज ही मुद्रा पोर्ट पहुंच रहा है। उम्मीद है कि अगले 24 घंटों में गैस सप्लाई पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से 2 जहाज आ रहे हैं, ऐसे में आपूर्ति हो पाएगी। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट संकट के बीच में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं 2 बड़े जहाज। गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर ये पहुंचने वाले हैं। शिवालिक जहाज कुछ ही घंटों में मुद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा। एलपीजी से लदा हुआ है शिवालिक जहाज, और ऐसे में फिर कुछ ही वक्त के बाद में जो दूसरा जहाज है वो भी आ जाएगा। साहब का भी फोन आया था, उस वक्त सेक्रेटरी साहब का बदली हो गया था। कैसे 24 घंटे के अंदर देश में गैस की किल्लत कम होने जा रही है, आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। एलपीजी लेकर भारत आ रहे हैं 2 बड़े जहाज। दोनों जहाजों में 92,700 मैट्रिक टन एलपीजी की खेप मौजूद है। आज मुद्रा पोर्ट पहुंच जाएगा शिवालिक जहाज। वहीं शिवालिक जो है वो 7 मार्च को कतर से रवाना हुआ था। दूसरा जहाज है नंदा देवी। जहाज 1 मार्च को रवाना हुआ था। ओमान पाकिस्तान तट के पास से गुजर रहा है नंदा देवी। वहीं 17 मार्च की रात तक कंडला पोर्ट पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत दे रहे हैं सुरक्षा एस्कॉर्ट, यानी कि सुरक्षा भी दी जा रही है। ईरान से कूटनीतिक बातचीत के बाद में जहाजों ने हॉर्मुज को पार कर लिया है, और इसे एक बहुत ही ज्यादा बड़ी जीत भारत के लिए बताया जा रहा है। जिस तरीके से अब इसे कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है, क्योंकि जहाज जब पार करके भारत पहुंच जाएंगे तो जो एलपीजी संकट से इस वक्त देश गुजर रहा है वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। आइए शिवालिक जहाज के रूट मैप को अब आपको समझा देते हैं। तो वहीं आप इस मैप को देखिए, तो आप देखिए कतर से ये रवाना हुआ था और कतर से भारत तक का सफर करना है। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पड़ता है, तो ऐसे में हॉर्मुज से निकला गुजरात पहुंचने वाला है ये विमान। आप जहाज, आपको बता दें मुद्रा पोर्ट गुजरात का इस जगह पे है, और ऐसे में यहाँ पर जो एस्कॉर्ट है वो भी किया जा रहा है, सुरक्षा प्रोवाइड कराई जा रही है, ताकि इस पूरे रूट पे कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। वहीं आपको मैं बता दूं कि कतर से ये रवाना हुआ था। ये कतर इस जगह पड़ता है, और यहाँ से रवाना होकर निकलता हुआ आ रहा है, फारस की खाड़ी को पार करता हुआ आ रहा है। पूरे जो प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, उनको पार करता हुआ आ रहा है, और इसीलिए इसे एक बड़ी कूटनीतिक जीत कहा जा रहा है। जिस तरीके से ओमान की खाड़ी से होता हुआ अब मुद्रा पोर्ट गुजरात भारत में पहुंचने वाला, इसे बड़ी विजय माना जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, हॉर्मुज में फंसे होने से दुनिया भर में तेल गैस संकट है। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास जहाजों की लंबी कतार लगी हुई है इस वक्त। हॉर्मुज के पास फंसे करीब 1000 जहाज। वहीं फंसे जहाजों में 200 ऑयल टैंकर शामिल हैं, और जिस तरीके से हमने बीते दिनों देखा भी कि ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया ईरान की तरफ से, और ऐसे में ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर जहाज कतारों में खड़े हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर पाएंगे। ईरान उन्हें रास्ता देगा, लेकिन इस बीच जिस तरीके से भारत के 2 जहाजों को वहां से आने दिया गया है, इसे कूटनीतिक जीत के तौर पर बताया जा रहा है, क्योंकि एक लंबा इंतजार भारत को करना पड़ा है। वही बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस वाइट का बयान सामने आया है, कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है युद्ध। वो कह रहे हैं युद्ध खत्म होते ही ऊर्जा सप्लाई बढ़ने का अनुमान है। तेल और गैस की कीमतों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से $100 प्रति बैरल से ऊपर कीमतें चली गई हैं, और ऐसे में अब राइट की तरफ से कहा जा रहा है कि अब कमी आ सकती है जब युद्ध कम हो जाएगा।